नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। ये 28 जून 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला भाग है और ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए केंद्रित है। आज हम कुछ स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो हाँ, ये एक रिवीजन जैसा भी हो सकता है। आज देखेंगे कि कैसे बदलती वैश्विक व्यवस्था और भारत की अपनी घरेलू प्राथमिकताएं, मतलब कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मुख्य बिंदु क्या होंगे? शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भारत की कूटनीतिक स्थिति, फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE की भू राजनीति और वैश्विक गठबंधनों से अमेरिका के बदलते रिश्ते और उसका असर, साथ ही अमृत मिशन के 10 साल का सफर और राजभाषा से जुड़े संवैधानिक पहलू। चलिए गहराई से समझते हैं। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक से। ये वाकई एक ध्यान खींचने वाली बात है कि भारत ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे क्या वजह रही? हाँ बिल्कुल, देखिए SCO में नियम है कि संयुक्त घोषणा के लिए सभी सदस्यों की पूरी सहमति जरूरी है। तो भारत के इनकार का मतलब था कि कोई संयुक्त घोषणा जारी ही नहीं हो सकी। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का एक, कह सकते हैं, उदाहरण है। अच्छा, तो भारत का पक्ष क्या था इस मामले में? देखिए, भारत ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए आम सहमति बनाने पर जोर दिया और ये वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के भारतीय विचार पर आधारित था। भारत ने ये भी रेखांकित किया कि SCO वैश्विक GDP का 30% और दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से देखें तो भारत के लिए SCO का क्या महत्व है फिर? हाँ, इसके कई पहलू हैं। एक तो है क्षेत्रीय सुरक्षा। इसके लिए रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स, हाँ जी, जो सदस्य देशों के बीच आतंकवाद विरोधी खुफिया जानकारी साझा करने का एक तंत्र है, वो महत्वपूर्ण है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक संबंध, जैसे युवा वैज्ञानिक सम्मेलन वगैरह। ठीक है। तीसरा, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, मतलब NSTC, हाँ। जो मध्य एशिया के रास्ते भारत को रूस से जोड़ने का प्रयास है, वो चीन के BRI का एक विकल्प बन सकता है। और चौथा, आर्थिक संतुलन, जैसे राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी इसमें। हाँ बिल्कुल, मुख्य चुनौती तो चीन पाकिस्तान की करीबी है, फिर सीमा पार आतंकवाद पर चीन का मौन और SCO के पश्चिमी विरोधी होने की धारणा। इससे भारत को संतुलन बनाना पड़ता है। चीन का प्रभाव सिर्फ भू राजनीति तक ही सीमित नहीं है, ये महत्वपूर्ण संसाधनों पर भी दिखता है। तो अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REE की। जी, चीन ने इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और भारत ने इस पर चिंता जताई है। ये REE आखिर हैं क्या और इतने महत्वपूर्ण क्यों? जी, RE असल में 17 धातुओं का समूह है। इसमें लैंथेनाइड्स के 15 तत्व, साथ ही स्कैंडियम और येट्रियम शामिल हैं। इन्हें क्रिटिकल या महत्वपूर्ण खनिज इसलिए माना जाता है क्योंकि ये आसानी से खनन योग्य मात्रा में कम मिलते हैं, सप्लाई कुछ ही देशों के हाथ में है और इनका रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा जैसी रणनीतिक तकनीकों में बहुत महत्व है। अच्छा, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? ये यूपीएससी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड के लिए भी काफी प्रासंगिक लगता है। सही कहा आपने। RE मिश्र धातुएं जंग रोकती हैं, ऊर्जा भंडारण बेहतर करती हैं। इनके चुंबकीय गुण, जैसे नियोडीमियम मैग्नेट, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। अच्छा, इसी वजह से ये सेल फोन, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, इलेक्ट्रिक वाहनों की मोटर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, लेजर, रडार और सोनार में इस्तेमाल होते हैं। मतलब भविष्य की टेक्नोलॉजी इन्हीं पर निर्भर है काफी हद तक। तो वैश्विक भंडार और इसमें भारत की स्थिति क्या है, खासकर आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में? देखिए, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, लगभग 44 मिलियन मीट्रिक टन, और वो वैश्विक प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का लगभग 90% नियंत्रित करता है। 90%? जी हाँ। ब्राजील दूसरे स्थान पर है। भारत के पास भी करीब 7 मिलियन मीट्रिक टन भंडार है, जो दुनिया में 5वां सबसे बड़ा है। 5वां। लेकिन हमारी प्रसंस्करण क्षमता बहुत सीमित है, इसलिए हम आयात पर, खासकर चीन पर बहुत निर्भर हैं। और हाँ, कह सकते हैं कि ये एक रणनीतिक भेद्यता है।
मतलब स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। ठीक है। अब वैश्विक मंच पर एक और बदलाव देखें। अमेरिका का गावी द वैक्सीन अलायंस से फंडिंग खींचना, ये किस बड़े रुझान का हिस्सा लग रहा है? हाँ, ये हाल के वर्षों में अमेरिका द्वारा कुछ प्रमुख वैश्विक संगठनों और संस्थाओं से कह सकते हैं दूरी बनाने की प्रवृत्ति का हिस्सा है। जैसे WHO से अस्थायी रोक, पेरिस जलवायु समझौते से हटना। हाँ, हालांकि बाद में वापस जुड़ गया था। जी। फिर UN मानवाधिकार परिषद और UNRWA जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी है, उससे हटना। गैवी जो 2000 में स्थापित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है और टीकों तक समान पहुंच बढ़ाने का काम करती है, उससे हटना भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। तो इस तरह के कदमों का वैश्विक व्यवस्था और भारत पर क्या असर पड़ सकता है? इसके कई प्रभाव है। पहला तो बहुपक्षवाद यानी मल्टीलैटरलिज्म कमजोर होता है। सही। दूसरा, जलवायु कार्रवाई पर असर पड़ता है क्योंकि अमेरिका बड़ा उत्सर्जक है। तीसरा, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए फंड की कमी होती है। WHO की फंडिंग का बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता था। चौथा, एक नेतृत्व शून्यता मतलब लीडरशिप वैक्यूम पैदा होती है जिसे चीन भरने की कोशिश कर सकता है, और ये वैश्विक संगठनों में भारत के प्रभाव के लिए भी एक चुनौती हो सकती है। जहां एक तरफ वैश्विक गठबंधनों में बदलाव आ रहे हैं, वहीं भारत अपनी घरेलू योजनाओं पर भी ध्यान दे रहा है, जैसे कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत ने हाल ही में 10 साल पूरे किए हैं। जी हाँ, अमृत मिशन 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। ये भारत का पहला जल केंद्रित शहरी मिशन था। पहला जल केंद्रित मिशन, अच्छा। फिर 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च किया गया, जो 2025-26 तक चलेगा, और अब ये देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों मतलब ULBs को कवर करता है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या रहे हैं? ये शहरी विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है ना? बिल्कुल। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, हर घर में नल से जल और सीवरेज कनेक्शन सुनिश्चित करना। दूसरा, पार्कों जैसे हरित स्थान बनाकर शहरों में जीवन की गुणवत्ता एम्यूनिटी वैल्यू बढ़ाना। और तीसरा, सार्वजनिक परिवहन या फिर गैर मोटर चालित परिवहन जैसे साइकिलिंग वगैरह को बढ़ावा देकर प्रदूषण कम करना। ये केंद्र प्रायोजित योजना है। तो 10 सालों में कुछ ठोस परिणाम भी दिखे होंगे? हाँ, कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जैसे लगभग 99 लाख पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा बचाने वाली LED लाइटों से बदला गया। 99 लाख काफी बड़ा आंकड़ा है। जी। इससे सालाना 46 लाख टन CO2 उत्सर्जन कम होने का अनुमान है। फिर नगर निगम बॉन्ड के जरिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए जुटाए गए। कई शहरों में ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली OBPS लागू हुई और 231 अमृत शहरों के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान भी बनाए गए हैं। बहुत अच्छे। और अंत में एक संवैधानिक पहलू, राजभाषा विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई है। सही है। ये विभाग 1975 में बना था। संविधान का भाग 17 पार्ट 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी। जी। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 संघ के सभी सरकारी कामों और संसद में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के इस्तेमाल की भी अनुमति देता है। अच्छा, ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 344 राजभाषा पर आयोग और संसदीय समिति के गठन का प्रावधान करता है, और अनुच्छेद 345 राज्यों को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार देता है। तो आज हमने SCO में भारत की सधी हुई चाल, री जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों पर वैश्विक खींचतान, बदलते वैश्विक गठबंधनों, अमृत मिशन के जरिए भारत में शहरी विकास की प्रगति और राजभाषा के संवैधानिक प्रावधानों जैसे कई अहम मुद्दों पर नजर डाली। हाँ, ये सब दिखाता है कि भारत को एक साथ कितने अलग-अलग मोर्चों पर कितनी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है और संतुलन साधना पड़ रहा है। बिल्कुल। सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, भारत इन वैश्विक और घरेलू बदलावों के बीच अपनी प्राथमिकताओं का संतुलन कैसे बनाए रख सकता है, खासकर तब जब संसाधन सीमित हों और क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ रहे हों। इस पर सोचने की जरूरत है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।